हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। थोड़ी देर में ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी मतलब 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हुई थी, रीज़न थे यार कि तब थोड़ा सा मौसम चेंज था, दूसरे जैसे बारिश वगैरह हुई और लाइट वगैरह नहीं थी और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अब रेगुलर होंगी क्लासेस, जो बीच में नहीं हुई उनकी भी भरपाई कर लेंगे। तो ये अपनी वन शॉट वीडियो होने वाली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है। ये हो जाने के बाद में अपनी जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन आगे मूव करेंगे, ठीक है जी। अब करते हैं अपन स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है जी। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है? फूल के बारे में बातें दे रखी हैं, ठीक है, फ्लावर के बारे में। फूल आप सबको पता है क्या होता है, अभी वो भी आने वाले हैं, दिन भी आने वाले हैं, रोज डे, प्रपोज डे, ठीक है ना। तो फूल क्या होता है, ठीक है, अपनी जो लाइफ के अंदर कितनी मतलब उसके अंदर, इसलिए अपन किसी के प्रति अपन को अफेक्शन शो करना है तो भी अपन फ्लावर यूज करते हैं, ठीक है। और किसी के प्रति अपन को क्या शौक व्यक्त करना है तो भी अपन फ्लावर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में भी फ्लावर का मतलब अपन अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे मतलब उसका इंट्रोडक्शन लिखा रखा है, ये फैसिनेटिंग चीज़ है, ये वो फलान, ठीक है। तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अपन करेंगे काम की बातें, और जो आपकी एग्जाम्पल वगैरह है जो आपके दे रखे हैं बिल्कुल पैराग्राफ के अंदर, उनको अपन क्या करेंगे, अलग से निकाल के रख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं तो उनको अलग से निकाल के रखेंगे ताकि वो हाईलाइटेड रहे आपके लिए। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है जी। अब पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फ्लावर है, ठीक है, वही जो हिसाब किताब अपन ने ह्यूमंस के अंदर पढ़ा था वही इस फ्लावर्स के अंदर है, ठीक है जी। कैसे है, क्या बात है? अपन ने ह्यूमंस के अंदर क्या पढ़ा कि एक मेल है, फीमेल है, ठीक है। तो मेल और फीमेल के मिलन से क्या हुआ है, बच्चा हो रहा है। सेम यहाँ कहानी वो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा, मेल हुआ, फीमेल होगा, ठीक है। और फिर उनके क्या होगा, बच्चा होगा, मतलब सीड वगैरह होगा, ठीक है जी। तो मेल और फीमेल को पढ़ने के लिए अपन को पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मेल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर अपन फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उनका क्या कराएंगे, अपन फर्टिलाइजेशन कराएंगे, वही जैसे अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कराया था, सेम वही कहानी है। तो पहले पढ़ेंगे अपन मेल पार्ट की, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है जी, स्टेमन, ठीक है। स्टेमन को आप क्या मान लो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है जी, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेमन जो है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। स्टेमन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस से? एक एंथर और एक फिलामेंट, एक एंथर और एक फिलामेंट, ठीक है जी। ये ऊपर का जो पार्ट है ना, ये जो है ये क्या है आपका, एंथर है। क्या है, एंथर है। और ये जो नीचे ये पूरी जो डंडी सी दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या है आपकी, फिलामेंट है। क्या है, फिलामेंट है, ठीक है जी। इन दोनों को मिलाकर ये पूरा क्या बन गया आपका, स्टेमन। क्या बन गया जी, स्टेमन बन गया, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। स्टेमन क्या है, ये पूरा जो है ना, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, पूरा स्टेमन है। और इसको, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये एंथर है स्टेमन के अंदर, और ये जो डंडी सी है ना, इसको बोलेंगे फिलामेंट। तो स्टेमन क्या होता है, एंथर प्लस फिलामेंट। ये जनरल बातें हो गई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब अपन क्या करेंगे, इस एंथर को है ना, इस एंथर को, इसको एंथर को खोलेंगे, इस एंथर को खोलकर और इसको देखेंगे क्या सिस्टम है इसके अंदर, वो बातें करेंगे। अब एंथर की बातें कर ले। तो एक एंथर जो है ना, एक एंथर, इसके अंदर दो लोब होती हैं। एक एंथर के अंदर दो लोब होती है। देखो बातें ध्यान से सुनना, चैप्टर को, आपको पूरा चैप्टर ना एक बार रिवाइज हो जाएगा, मतलब रिवाइज नहीं, आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मजा आने वाला है एनसीईआरटी पढ़ने में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूमेगा। एक एंथर है ना, एक एंथर, ठीक है, एक फ्लावर है, एक फूल है, ठीक है। फूल के अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है जी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एंथर है। एक एंथर के अंदर कितने लोब होते हैं जी, दो लोब होते हैं। एक एंथर के अंदर कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, ठीक है। अब दो लोब होते हैं तो क्या बोल सकते हैं इसको अपन, बाई लोब्ड बोल सकते हैं ना जी, बोल सकते हैं ना। एक एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, तो दो लोब है तो दो को अपन क्या बोल सकते हैं, बाई लोब्ड बोल सकते हैं ना। ये एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। एक लोब के अंदर कितनी थीका है जी, दो थीका है। एक लोब के अंदर कितनी थीका है, दो थीका है। अब दो थीका है तो इसको क्या बोल सकते हैं, डाईथीकस बोल सकते हैं ना, डाईथीकस बोल सकते हैं ना इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में भी यही लाइन लिख रखी है। तो एक एंथर है, उसके अंदर कितनी लोब होती हैं, दो लोब होती हैं। और एक लोब के अंदर कितनी थीका होती है,
2 थीका होती है। तो टोटल एंथर के अंदर टोटल थीका कितनी होगी, एक एंथर के अंदर टोटल थीका कितनी होगी, 4 होंगी, क्योंकि एक एंथर के अंदर 2 लोब और एक लोब के अंदर 2 थीका, तो 2 लोब के अंदर कितनी, 4 थीका। ठीक है जी, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब एक थीका है ना, एक थीका, ठीक है, एक थीका के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम मान के चलो। ठीक है, एक थीका के अंदर कितना माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है जी, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये मेल के अंदर अपन माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, फीमेल के अंदर मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, और वहां पर फीमेल के अंदर मेगास्पोरेंजियम क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनो, एक एंथर के अंदर ये मैथमेटिक्स समझ लो, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, आपको मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। आपको बहुत बोरिंग सा लगता है ना चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर तो एंथर जो है ना, एंथर, एक एंथर के अंदर कितने लोब, 2 लोब, एक लोब के अंदर कितनी थीका, 2 थीका, एक थीका के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, तो एक एंथर के अंदर कितनी थीका हो गए, 4 थीका होगी, तो 4 ही माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए हैं, 4 हो गए हैं। ठीक है जी, चलो अब बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की। किसकी बात करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा क्या होता है वो देख लेंगे। तो सर्कुलर इन आउटलाइन, आउटलाइन कैसी होती है इसकी, सर्कुलर। ठीक है, मतलब बात करेंगे दिखने में कैसा अपीयरेंस है, तो भैया गोल गोल सा दिखता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, आउटलाइन कैसे, सर्कुलर है। ठीक है जी, 4 लेयर से बना हुआ है, 4 लेयर से ये बना हुआ है। 4 लेयर कौन कौन सी है, जो बाहरी लेयर है वो इपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और फिर अंदर वाली टपटम। कौन कौन सी लेयर है, इपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टपटम, 4 लेयर है। ठीक है जी, 4 लेयर कौन कौन सी, इपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम, 4 लेयर है। यहां नाम याद रहेगा, इपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपटम। ठीक है जी, बाहरी लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, टेपटम। काम की बात कर ले इनकी, तो काम कौन सी लेयर क्या काम करती है वो देख ले। तो जो बाहर वाली जो 3 लेयर है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और जो मिडल लेयर, जो 3 लेयर है, इनका काम है भैया, किसका काम है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्शन का काम है। इसका काम है, इनका प्रोटेक्शन का काम है। और किसका काम करती है, ये जो पोलन ग्रेन है ना, उसको डेहिसेंस में काम करती है, मतलब जब ये फटेंगी तभी पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा, उसको बाहर निकालने में इनका योगदान होता है। किनका, ये जो 3 लेयर है बाहरी, इनका काम होता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी तक आपको ये बताया कि भैया माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सर्कुलर होता है, आउटलाइन के अंदर कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोल गोल दिखता है, और उसके 4 लेयर होती हैं। उन 4 लेयर का नाम क्या है, पहले आएगी आपकी इपिडर्मिस आएगी, फिर एंडोथीशियम आएगी, फिर मिडल लेयर आएगी, और फिर आएगी आपकी टेपटम। ठीक है जी, फिर जो एपिडर्मिस है और जो एंडोथीशियम और जो मिडल लेयर है, ये जो तीनों लेयर है ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती हैं। ठीक है, और ये किस में हेल्प करती है, डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का डेहिसेंस में काम करते हैं, मतलब पोलन ग्रेन को बाहर निकालने में काम करती हैं। ठीक है जी, अब टेपटम जो अंदर वाली लेयर है उसकी बात कर लेंगे। जो अंदर वाली लेयर जो है ना टेपटम, उसकी बात करेंगे। तो इसकी क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, किसको, जो पोलन ग्रेन है, जो अंदर जो प्रेजेंट है ना माइक्रोस्पोरेंजियम, जो मदर सेल है, उनको क्या कराएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी टेपटम। ठीक है जी, टेपटम क्या कराएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड काम कराने का काम है इसका, टेपटम का। अंदर वाली लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी और बाहर वाली लेयर क्या कराएंगी, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेंगी। फिर आगे चलते हैं, अब टेपटम के बारे में थोड़ी सी और बातें कर ले। एक तो न्यूट्रिशन का काम हो गया, और देख लो जी, सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म, जो टेपटम की जो सेल्स होती है ना, उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ सकती है जी, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट आ सकती है। तो क्या बोल रहा है कि जो टेपटम है ना, उसकी जो सेल्स होती है ना, उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रिशन का काम होता है इसका, टेपटम का काम क्या है, न्यूट्रिशन का काम होता है इसका। और तो आदमी न्यूट्रिशन तभी तो प्रोवाइड करा पाएगा ना, कि जब उसके पास खुद के लिए खाने के लिए बहुत सारा हो ना, बहुत सारा खाने के लिए हो खुद के पास। ठीक है, मतलब बहुत सारा खुद के पास धन हो, तभी तो वो दान करेगा ना, तभी तो वो दान कर पाएगा ना। तो वही बात यहां है कि इसके पास पहले से खुद के पास डेंस साइटोप्लाज्म है, तभी तो ये क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, तभी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा पाएगा ना। हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और इस टेपटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, टेपटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रखा है कि बायोन्यूक्लिएट होते हैं। ये कैसे होते हैं, बायोन्यूक्लिएट होते हैं। कैसे होते हैं, टेपटम जो होता है कैसे बायोन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सीधी सी बात ये है। अब बात कर ले माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर ली। अब ये देखो कि पोलन ग्रेन बनता कैसे है, अपन माइक्रोस्पोरेंजियम तक पहुंच गए ना।
पहुंच गए ना माइक्रोस्पोरेंजियम तक। कैसे पहुंचे जी? एक एंथर के अंदर कितने लोब? 2 लोब। एक लोब के अंदर कितनी थीका? 2 थीका। एक थीका के अंदर कितना माइक्रोस्पोरेंजियम? एक माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर लिए अपन ने, कैसा होता है दिखने में? सर्कुलर होता है जी। 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? बाहर की एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपेटम। ठीक है जी। फिर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्टिव काम होता है और डेhiscence ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं जी। फिर टेपेटम न्यूट्रिशन का काम है इसका। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये टेपेटम की बात होगी। अब बात करेंगे अपन माइक्रोस्पोरेंजिया से पोलन ग्रेन की तरफ चलेंगे अपन। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ना, उसके अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। जो गोल गोल है ना माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनेगी जी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। बातें क्लियर है? अब माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसके अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उनके अंदर मियोसिस हुई। जब मियोसिस होगी तब क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो अपन को एक बात क्लियर है ना कि एक कोई भी सेल है, एक कोई भी सेल है, उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर है, जब मियोसिस होगी ना, तब मियोसिस होगी तो कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस जब हुआ है तो कितनी सेल बने? कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो इसीलिए लिख रखा है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या लिखा रखा है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोर अपने पास बन गए। अब जो 4 माइक्रोस्पोर है वो किस में डेवलप हो जाएंगे? पोलन ग्रेन के अंदर। किस में डेवलप हो जाएंगे? पोलन ग्रेन के अंदर। और पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट है। क्या है? मेल गेमेटोफाइट है पोलन ग्रेन। ठीक है जी, बातें क्लियर है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस जब हुआ तो क्या बने? 4 माइक्रोस्पोर बने, जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल दिया। जब माइक्रोस्पोर है वो किस में डेवलप हुए? पोलन ग्रेन के अंदर। और पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट है। बातें क्लियर है यहां तक? अब बात कर लेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, कुछ खास बातें हैं वो बातें करेंगे। ठीक है जी। पोलन ग्रेन कैसा होता है दिखने में? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है दिखने में? स्फेरिकल होता है। डायमीटर की बात करें कितनी होती है? 25 to 50 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है डायमीटर? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। 2 लेयर होती है इसके अंदर, 2 लेयर होती है। ठीक है, 2 लेयर से बना हुआ होता है, एक एक्साइन और एक इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो आउटर लेयर होती है, और जो इंटाइन होती है वो इनर लेयर होती है। नाम से पता लग रहा है, एग्जिट बाहर निकलना। ठीक है, एग्जिट बाहर निकलना, तो इसे एग्जिट, इसे एक्साइन। ठीक है, तो मतलब आउटर लेयर है। इंटाइन, ठीक है, आई से इन और आई से इंटाइन। ठीक है, तो इनर लेयर है इंटाइन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है जी। अब बातें जो काम की है वो ये देखो, एक्साइन जो है ना वो किससे बनी हुई होती है? मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किससे? स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये क्या बवाल है भैया? ये क्या बवाल है? क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है। ठीक है, क्या है ये? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब हाई टेम्परेचर वगैरह इनसे ये अच्छा खासा मतलब रेजिस्टेंट है। कौन? स्पोरोपोलिनिन। क्या है? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है जी। जर्मपोर, इसी में एक एक्साइन के अंदर पूरी जो एक्साइन है ना, ठीक है, मान लो ये जो है ना, मेरा हाथ जो है ना, मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये पोलन ग्रेन है, और इसकी चारों तरफ क्या है? एक्साइन। 2 लेयर है, एक इंटाइन है और एक एक्साइन है। चारों तरफ एक्साइन है, और वो किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। लेकिन यहां पर एक पोर है, यहां पर एक पोर है। ठीक है, एक छिद्र है, एक पोर है। ठीक है, ये इसको बोलेंगे जर्म पोर। यहां पर क्या है? स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट है। यहां पर स्पोरोपोलिनिन जो है ना वो अब्सेंट है। ये एक पोर है जिसको बोलेंगे जर्म पोर बोलेंगे, और ये सिर्फ एक्साइन पर प्रेजेंट होता है, और यहां पर स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होती है। ठीक है जी। फिर बात करेंगे इंटाइन की। तो इंटाइन किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। बातें बहुत काम की बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है इंटाइन। ठीक है जी। और इंटाइन जो होती है वो पतली होती है और कंटिन्यूअस, थिन होती है और कंटिन्यूअस होती है। यहां पर कंटिन्यूअस मेंशन करने का मतलब क्या है? इसलिए मतलब है जी क्योंकि आपकी जो एक्साइन लेयर है ना वो कंटिन्यूअस नहीं थी, क्योंकि बीच में जर्म पोर भी था, बीच में एक छेद भी था, एक जर्म पोर भी था, इसलिए वो लेयर कंटिन्यू नहीं थी। लेकिन जो इंटाइन है वो आपकी पूरी कंटिन्यू रहेगी। चलो फिर आगे चलते हैं।
अब बात करेंगे, पोलन ग्रेन की बातें चल रही है, लेकिन पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स भी होती हैं, दो लेयर होती हैं इसके अंदर, और दो सेल्स भी होती हैं। दो सेल्स कौन कौन सी होती हैं? एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। कौन कौन सी सेल होती है? दो, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बिगर होती है, बड़ी होती है, और जनरेटिव सेल है वो स्मॉलर होती है, वो छोटी होती है। ठीक है जी, वेजिटेटिव सेल, ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है ना, वो पैराग्राफ के अंदर इधर का कंफ्यूजन वाला पार्ट है, इसको बाहर निकाल के अपन अच्छे से समझ लेंगे, थोड़ा कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेजिटेटिव सेल जो है ना वो क्या है? बड़ी होती है, बिगर है, और जो जनरेटिव सेल है वो कैसी है? स्मॉलर सेल है। कैसी है? स्मॉलर सेल है। अबंडेंट फूड रिजर्व है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी है, ठीक है, वो बड़ी है, तो बड़ों के पास में तो मतलब बड़ों के पास में बच्चों के पास बच्चों के लिए देने के लिए कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो बड़ी है इसके पास क्या है? अबंडेंट फूड रिजर्व है, इसके पास फूड रिजर्व है पूरा, ठीक है, खाना वाना बढ़िया है इसके पास, ठीक है जी। लार्ज है, इरेगुलर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर लार्ज है, न्यूक्लियस कैसा है? लार्ज है, और कैसा है? इरेगुलर है, बड़ा है लेकिन वो कैसा है? इरेगुलर है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल की बात कर ली। जनरेटिव सेल है वो स्मॉलर है, ठीक है, और फ्लोट कहां करती है? फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्लोट करती रहती है। कौन? जनरेटिव सेल। छोटी सी तो है, छोटी सी तो है, तो बड़ी जो इसकी बहन है वेजिटेटिव सेल, उसके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही ये फ्लोट करती रहती है। स्पिंडल शेप की होती है, ध्यान से सुनो, जनरेटिव सेल कैसी होती है जी? स्पिंडल शेप की होती है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप की होती है, और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है। अब दो काम की बातें ध्यान से सुनना। 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन है ना वो शेड हो जाते हैं, ठीक है, वो शेड हो जाते हैं। कौन सी स्टेज पर? कौन सी स्टेज पर बाहर निकल जाते हैं? कौन सी स्टेज पर शेड होते हैं? एट टू सेल स्टेज, ठीक है, एट टू सेल स्टेज, मतलब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, इसी दो सेल स्टेज पर वो क्या जाते हैं? शेड हो जाते हैं। लेकिन 40% जो एंजियोस्पर्म है ना, 40% जो एंजियोस्पर्म है वो कितनी सेल पर? 3 सेल स्टेज पर क्या होते हैं? शेड होते हैं। बातें क्लियर है? फिर आगे चलो, देखो अब बात करेंगे जो लिख रखी है बातें पोलन ग्रेन के बारे में। अभी पोलन ग्रेन चल रहा है अच्छा खासा अपना। पोलन ग्रेन के बारे में कुछ एलर्जी वेलर्जी की बातें हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट है, उनकी बातें भी कर लेंगे। तो पोलन ग्रेन्स जो है ना, कुछ स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एलर्जी भी कोज करते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या करते हैं? एलर्जी भी कोज करते हैं। एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस ये कोज करते हैं, ठीक है जी। अब पोलन एलर्जी कौन से करते हैं? पार्थेनियम, ठीक है। पार्थेनियम क्या है? कैरेट ग्रास। और जो पार्थेनियम है वो आया कैसे था? वो आया था जो इंपोर्ट किया था आपने, गेहूं जो है इंपोर्ट किया था, व्हीट को इंपोर्ट किया था, तो उसके साथ में वो क्या आ गया था? पार्थेनियम आ गया था, और ये ग्रो कर गया फिर, ठीक है जी। पोलन ग्रेन यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, पोलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। पोलन ग्रेन को एज ए फूड भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? मतलब कैसे करते हैं इसको पहले तो ये समझ लो। टैबलेट्स की फॉर्म में और सिरप की फॉर्म में, टैबलेट और सिरप की फॉर्म में इसको एज ए फूड की तरह भी यूज किया जाता है। और क्यों करते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी इसकी हाई होती है, इसलिए इसको पोलन ग्रेन को यूज भी किया जाता है। इसके लिए मार्केट में पोलन जो टैबलेट्स है वो अवेलेबल है, ठीक है जी। पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी की बात करें, पोलन ग्रेन वायबिलिटी, पहले तो समझो वायबिलिटी होती क्या है, वायबिलिटी क्या होती है पहले वो समझो। वायबिलिटी, तो वायबिलिटी क्या होती है? वायबिलिटी को आप ऐसे समझो कि पोलन ग्रेन कब तक जिंदा रहेंगी। जिंदा रहने से मतलब क्या है कि कब तक वो काम के रहेंगे, कब तक उनकी एक्सपायरी डेट है ना वो नहीं आएगी। तो वो समझो आप, हर जो स्पीसीज है उसकी अलग अलग होती है। कैसे? पोलन, देखो पोलन ग्रेन शेड हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, अब उसको फीमेल पार्ट तक लैंड कराना है, स्टिग्मा पर उसको लैंड कराना है, ठीक है। लेकिन हर जो स्पीसीज है उसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक भैया ये काम कर सकता है, उसके बाद में नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही समझ लो कि वायबिलिटी जो है ना वो 30 मिनट्स तक दे रखी है। किसकी? व्हीट और राइस की। जो व्हीट है और राइस है ये जो है ना इनकी 30 मिनट्स तक होती है। 30 मिनट्स तक मतलब कि भैया व्हीट और राइस के अंदर 30 मिनट तक मेल पार्ट से उठाकर उसको फीमेल पार्ट तक ले जाओ, उसके बाद अगर 30 मिनट के अंदर नहीं लेके गए तो उसके बाद में वो पोलन ग्रेन काम का नहीं रहेगा। तो इसकी 30 मिनट की वायबिलिटी है, ठीक है। अब कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनकी मंथ्स तक चलती, कई महीनों तक चलती है उनकी वायबिलिटी। तो वो कौन से हैं? जैसे रोजेसी है, लेगुमिनेसी है, सोलेनेसी है। रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, इनकी जो वायबिलिटी है वो कुछ मतलब महीनों तक चलती है, सेवरल मंथ्स तक चलती है, ठीक है।
अब इसको स्टोर भी कर सकते हैं, पोलन ग्रेन को है ना अपन स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं जी? इसको स्टोर कर सकते हैं अपन, स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है। टेम्परेचर कितना? -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस पर क्या इसको टेम्परेचर, इस टेम्परेचर इसको क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। तो वायबिलिटी मैं बता दूं आपको, वो डिपेंड किस पे कर सकती है? टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, उस पर भी वो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है। चलो अब बात करेंगे फीमेल पार्ट की। अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया है फ्लावर के अंदर, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की पढ़ेंगे, ठीक है। अपन ने सारी बातें कर ली, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कैसा क्या होता है, एंथर वंथर की सारी बातें कर ली। पोलन ग्रेन अपन ने कैसे बना वो सारी बातें कर ली, पोलन ग्रेन की सारी बातें अपन ने पढ़ ली। अब बात करेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन रिप्रेजेंट करता है? गायनोसियम, ठीक है, गायनोसियम। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन? पिस्टिल पढ़ेंगे, पिस्टिल पढ़ेंगे, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम पढ़ेंगे, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, ठीक है, और एम्ब्रियो सेक पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 चीजें पढ़ेंगे और फिर अपना ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी पहले बात कर लेते हैं पिस्टिल की, पिस्टिल की, ठीक है। तो ये मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा पिस्टिल का, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो, अगर पिस्टिल सिंगल है ना, कोई फ्लावर है और उसके अंदर पिस्टिल है, वो सिंगल है, ठीक है, एक ही पिस्टिल है, कोई भी फ्लावर है, एक फूल है, उसके अंदर एक ही पिस्टिल है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। और अगर एक ही फूल के अंदर बहुत सारे पिस्टिल हैं, तो उनको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। अगर सिंगल पिस्टिल है ना, एक फूल है, देखो सीधी सी बात है यार, इसके अंदर कोई समझने वाली चीज ही नहीं है। एक फूल है, उसके अंदर सिर्फ एक ही पिस्टिल है, ठीक है, सिंगल पिस्टिल है, तो उसको बोल देंगे मोनोकार्पेलरी, ठीक है। और एक फूल है जिसके अंदर बहुत सारे पिस्टिल है, तो मल्टीपल पिस्टिल हो गए, तो उसको बोल देंगे मल्टी कार्पेलरी। सीधी सी बात है, नॉर्मल बात है ये तो। अब मल्टी कार्पेलरी है ना, जिसके अंदर एक फूल है, जिसके अंदर बहुत सारे पिस्टिल है, तो उसको मल्टी कार्पेलरी बोल दिया। लेकिन अब मल्टी कार्पेलरी के अंदर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। क्या कंडीशन हो सकती हैं? कि भैया, या एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि वो पिस्टिल है वो सारे फ्री हो, ठीक है, फ्री हो, ठीक है, एक दूसरे से फ्री हो, मतलब कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। और एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें जो मतलब बहुत सारे पिस्टिल है वो लेकिन फ्यूज्ड है, ठीक है, आपस में चिपके हुए हैं, फ्यूज्ड है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है। तो उसमें क्या करेंगे अपन कि अगर मल्टी कार्पेलरी मतलब बहुत सारे पिस्टिल है, अगर वो फ्री है ना, तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस बोलेंगे, और जो अगर फ्यूज्ड है तो उनको बोलेंगे सिंकार्पस। बातें क्लियर है ना? अगर वो फ्री है तो एपोकार्पस, और अगर वो फ्यूज्ड है तो सिंकार्पस। चलो जी आगे चलते हैं। फिर ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम के अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये होता है पिस्टिल, ठीक है, ये पिस्टिल है, ठीक है। इसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? स्टिग्मा है। फिर आती है आपकी स्टाइल, फिर आती है आपकी ओवेरी। क्या आती है? आपकी ओवेरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। अब ये देखो आप, ये देखो, ठीक है, यहां पर ये कार्पल्स है, ये क्या है? फ्री है, कार्पल्स है जो है फ्री है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एपोकार्पस है। और यहां पर जो कार्पस है, ये देखो ये फ्यूज्ड, आपस में फ्यूज्ड है, ये तो क्या है? सिंकार्पस है। बातें क्लियर है? ठीक है जी। अब ये वाला डायग्राम देखना आप, ये वाला डायग्राम देखना, ये वाला जो डायग्राम है ये आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? किसका डायग्राम है आपका? ये समझ लो किसका डायग्राम है? ओवरी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ओवरी का डायग्राम है, ठीक है। कैसे क्या होता है वो देख लो। ये ऊपर तक मैं एक्सटेंड कर रहा हूं उसको, ठीक है, ये ऊपर तक मैं इसको क्या कर रहा हूं? एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। ये अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? ये एम्ब्रियो सेक है। अंदर क्या है? एम्ब्रियो सेक है। क्या है? अंदर क्या है? एम्ब्रियो सेक है। ये एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। ये इसके बाहर ये क्या है? इंटेग्यूमेंट्स है। मान लो ये एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। ये पेन, ये जो एस्पेन है ना, ये क्या है? एम्ब्रियो सेक है। और इसके बाहर मैंने कवरिंग कर दी, ठीक है। ये क्या है? इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। इसको ढक दिया मैंने, इससे मेरे जो ये जो अंदर एम्ब्रियो सेक है इसको मैंने ढक दिया, ठीक है। इसको ढक दिया तो ढकने जो ढका मैंने जिसे कवर किया है उसको क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो एक इनर इंटेगुमेंट होगा और एक उसके बाहर एक और इंटेगुमेंट होगा, उसको बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट। क्या बोलेंगे? आउटर एक इंटेगुमेंट। एक अंदर इंटेगुमेंट होगा, देखो ये बाहर, आप डायग्राम के अंदर देखोगे अपने बुक खोल के तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो एक बाहर की तरफ एक कवरिंग होगी, एक उसके बाहर एक और कवरिंग है, उसको बोल देंगे आउटर इंटेगुमेंट। क्या बोल दिया? आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। ये जो कवर, ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे? जैसे ह्यूमंस के अंदर जो बेबी को है वो मदर से कनेक्ट कौन करता है? प्लेसेंटा। तो ये क्या है आपका? प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, ये प्लेसेंटा है,
ठीक है, सेम इनके अंदर भी प्लेसेंटा होता है, ये वाला पार्ट है, फिर ये क्या आता है, फनिकल आता है, ठीक है, प्लेसेंटा के बाद में फनिकल, उसके बाद में ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो पार्ट है जहां पर फनिकल फ्यूज होता है, जहां पर फिनिकल जो है वो फ्यूज होता है, वो क्या होता है, हाइलम, क्या होता है, हाइलम, ठीक है जी, ठीक है। और यहां पर एक पोर है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको डायग्राम में क्लियर होगा, ये एक तो एक चलेजल पोल होता है और एक यहां पर पोर है, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर पोल, माइक्रोपाइल एंड, एक चलेजल एंड होता है, एक माइक्रोपाइल। ये डायग्राम है, यहां पर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, आगे अपन इसको और आसानी से समझेंगे। चलो अब देखो, आप काम की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो ठीक है, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम था, ठीक है, मेल पार्ट के अंदर जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम था, वैसे फीमेल पार्ट के अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, क्या है, मेगास्पोरेंजियम। अपन मेल पार्ट पढ़ गए हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम पता है ना क्या होता है, वैसे ही फीमेल पार्ट के अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम जो है ना, मेगास्पोरेंजियम जो है उसके अंदर क्या होती है, मेगास्पोरेंजियम मदर सेल होती है, क्या होती है, मेगास्पोरेंजियम मदर सेल होती है। वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल थी, यहां पर मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है। अब मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है, उनके अंदर क्या होगा, ये देखो डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम से आप पूरा समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी इस डायग्राम से। तो डायग्राम को मतलब अच्छे से पढ़ना भी सीख जाओगे, तो ध्यान से सुनना। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, वहां पर अपन ने माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ी थी, यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल है ना, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस, ठीक है जी, मियोसिस होगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मियोसिस होगा, तो क्या बनेगा, मेगास्पोर टेट्राड, क्या बनेगा जी, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। अपने को पता है ना, मियोसिस तो क्या बनती है, 4 सेल बनेंगी, तो 4 सेल बनी तो क्या हुआ, मेगास्पोर टेट्राड बन गया जी, क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे तो वहां पर चारों की चारों जो सेल है ना, वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, जो मेगास्पोर टेट्राड है ना, ये वाली बात काम की है, एग्जाम में आई हुई है, तो ध्यान से सुनना। माइक्रोस्पोर जो मेगास्पोर जो टेट्राड बने, जो 4 सेल बनी है ना, इनमें से 3 जो है ना, तीन जो मेगास्पोर टेट्राड है ना, वो क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे, और सिर्फ एक मेगास्पोर टेट्राड है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा। तो इनमें से 3 जो है वो डीजनरेट करेंगे, और एक जो है ना, एक जो मेगास्पोर टेट्राड है वो आगे फर्दर क्या करेगा, वो आगे फर्दर डेवलप होगा। बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। अब क्या होगा, यहां पर जो एक मेगास्पोर टेट्राड है ना, एक मेगास्पोर टेट्राड, उसके अंदर क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या बवाल है, देखो आपने सेल डिवीजन आपने सुना ना, सेल डिवीजन, उसके अंदर पूरी सेल डिवाइड होती है, लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर क्या होता है कि बाहर की जो सेल है ना, एक ही सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस है ना, वो डिवाइड करता रहता है, ठीक है। सेल एक ही है, सेल पूरी एक ही है, उसके अंदर ही क्या होता रहता है, जो न्यूक्लियस है प्रेजेंट है, वो सिर्फ डिवाइड करता रहता है, बाकी सेल में के अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, सेल पूरी ऐसी की ऐसी है, और अंदर न्यूक्लियस है ना, वो डिवाइड कर रहा है, अंदर न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता रह रहा है, ठीक है। तो यही सीन यहां पर हो रहा है, यहां पर जो एक मेगा, बाकी 3 यहां पर 4 बने थे, ठीक है, उनमें से 3 कर गए डीजनरेट, एक बचा है, ठीक है, एक सेल बची है मान लो, ठीक है। अब एक के अंदर ये देखो, ये वाली जो है ना वो एक है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस था वो 2 में डिवाइड हो गया, फिर आगे 4 के अंदर डिवाइड हो गया, फिर आगे देखो कितने डिवाइड हो गए, ये 8 बन गया, ठीक है। तो सेल एक ही है, ठीक है, यहां तक क्या है, सेल आपकी एक ही है, ठीक है, मतलब सेल थोड़ा चेंज हुई, सेल तो एक ही है ना, अंदर न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 हो गए, न्यूक्लियस कितने हो गए, 8। यहां पर कौन सी कंडीशन थी, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन आई, ठीक है, फिर टेट्रा न्यूक्लिएट, यहां पर 8 न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। अब आपकी एनसीईआरटी में एक लिख रखा है, वो भी मैं बताऊंगा। यहां तक तो सेल एक ही थी, यहां तक इस डायग्राम तक तो सेल कितनी थी, एक ही सेल थी, उसके अंदर न्यूक्लियस थे 8। अब देखो आगे यहां पर क्या हुआ, ये 2 न्यूक्लियस है ना, 2 न्यूक्लियस तो आ गए सेंटर में, 2 न्यूक्लियस तो सेंटर में आ गए, बाकी जितने बच गए ना, ये 6 जो है ना, ये जो 3 है वो एंटीपोडल में कन्वर्ट हो गए, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, एंटीपोडल के अंदर। ऊपर जो है ना 2 सिनर्जिड में चले गए, दो आपकी जो न्यूक्लियस है वो सिनर्जिड बन गए, और एक बन गया एग, एक क्या बन गया, एग सेल के अंदर, ठीक है। तो बाकी सबको कवर कर लिया, ये जो है ना, ये 2 है ये सेंटर में आ गई, तो टोटल जो सेल है वो कितनी होगी, 7 सेल हो गई। कैसे हुई, कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा, बता रहा। सेल देखो 2 जो न्यूक्लियस है, टोटल मेरे पास न्यूक्लियस कितने थे, 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। बाकी सबके पास
अपने को सेल अलग अलग को सेल मिल गई, सब न्यूक्लियस को सेल मिल गई, ठीक है। 2 सिनर्जिड बन गई, ठीक है, एक एग सेल बन गई और 3 एंटीपोडल बन गए, ठीक है। सबको सेल मिल चुकी है, सबको सेल मिल चुकी है। 2 न्यूक्लियस ऐसे हैं, 2 न्यूक्लियस ऐसे हैं जो मतलब बीच के अंदर है, ठीक है, मतलब वो बीच के अंदर है। 2 न्यूक्लियस जो है ना वो सेंटर के अंदर है, सेंट्रल सेल के अंदर है 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो मतलब 2 न्यूक्लियस है वो एक ही सेल को शेयर कर रहे हैं ना, वो एक ही सेल को शेयर कर रहे हैं ना, ठीक है, एक ही सेल के अंदर है। तो 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस कंडीशन यहां पर होती है। यहां पर इसको कंफ्यूज करके वो देता है कि वो 7 न्यूक्लियस और 8 सेल बोलेगा आपको, लेकिन आप 7 सेल 8 न्यूक्लियस पर डटे रहना। क्या कंडीशन आती है यहां पर? 7 सेल्स, या आप डायग्राम में गिन सकते हो, मेरे पर भरोसा नहीं है आपको तो आप इसको डायग्राम में गिन सकते हो। कैसे गिन सकते हो? कैसे गिन सकते हो? 2 सिनर्जिड, एक एग, 3 होगी, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, ठीक है जी। 3 एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल हो गए तो 3 सेल 3 न्यूक्लियस। तो यहां तक कितनी बातें होगी? अपनी 6 सेल की बात कर ली और 6 न्यूक्लियस, यहां तक तो बातें बराबर है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है कि 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और वो एक ही सेल के अंदर है। तो सेल तो एक ही है और न्यूक्लियस 2 हो गए, तो इसलिए 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब देखो यहां पर ये जो है ना, ये एंटीपोडल है, कौन से एंड पर चले जाएंगे? चलेजल एंड पर। जो चलेजा एंड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उस पर, चलेजल एंड पर कौन चला जाएगा? एंटीपोडल। एंटीपोडल जो सेल्स हैं वो कहां चली जाएंगी? चलेजल एंड पर चली जाएंगी। और जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर कौन आ जाएंगे? 2 सिनर्जिड होंगे आपके, एक एग सेल होगी, सेंट्रल सेल जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, पोलर न्यूक्लियाई 2 जो न्यूक्लियस बचे थे बीच में वो बीच में रहेंगे, ठीक है, वो बीच में रहेंगे। और ये एक एपरेटस बनेगा कौन? फिलीफॉर्म एपरेटस। एक एपरेटस बनेगा कौन से एंड पर? माइक्रोपाइलर एंड। ये दोनों ध्यान में रखना, कंफ्यूजन मत होना इनमें। तो चलेजल एंड होता है ना, वहां पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पर एग सेल और सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वहां पर फिलीफॉर्म अपरेटस भी होता है। और फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है जी? काम इसका ये होता है कि जब पोलन ग्रेन आता है ना, उसको गाइड करता है, उसको गाइड करता है अंदर आने के लिए, उसको गाइड करता है कौन? आपका फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है जी। चलो अब बात कर लेते हैं पोलिनेशन की, ठीक है। पोलिनेशन की बात कर लेते हैं। अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया अपन ने, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अपन ने पोलन ग्रेन बना लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अपन ने जो एग है वो बना लिया। अब अपन को क्या करना है? पोलन ग्रेन और एग को मिलाना है, जैसे अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर किया था। वही कहानी बता रहे हैं, वही कहानी चल रही है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वही कहानी चलेगी ना। तो अपन क्या करेंगे? अपन को एक तरीका देखना है कि पोलन ग्रेन को कैसे अपन क्या करें, कहां पे लेके आए, किसके पास लेके आए? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां तक लेके आए। कैसे लेके आएंगे वो देख लीजिए, उसी को पोलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मैंने बताई ना आपको, तो स्टिग्मा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहां तक अपन को क्या लेने के आना है? पोलन ग्रेन को लेके आना है, उसी को पोलिनेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। अब पोलिनेशन के 3 प्रकार की पोलिनेशन होती है। कौन कौन सी? ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। कौन कौन सी गेमी? ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी, ठीक है जी। ऑटोगेमी के अंदर क्या होता है? मेल और जो फीमेल है ना, मेल और जो फीमेल है वो सेम फ्लावर पे होते हैं और सेम प्लांट पर होते हैं। मतलब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर मेल और फीमेल होते हैं। ये एक प्लांट है, ठीक है, इसी पर क्या है? एक फूल लगा हुआ है और उसी फूल के अंदर क्या है? मेल और फीमेल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको, तो ये एक क्या है? आपका प्लांट है, इसको आप प्लांट मान लीजिए। यहां पर इसके एक फूल लगा हुआ है और इसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। एक प्लांट है उसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है जी। ये आपका क्या है? ऑटोगेमी, ठीक है। मतलब एक ही प्लांट है, उसके ऊपर एक फूल लगा हुआ है और उसी फूल के अंदर मेल भी मिलेगा आपको, एक ही फूल के अंदर उसके अंदर फीमेल भी मिलेगी, ठीक है। जिटरोगेमी जो है ना, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट फ्लावर और ऑफ सेम प्लांट। प्लांट एक ही है लेकिन अलग अलग फूलों पर क्या प्रेजेंट है? मेल और फीमेल प्रेजेंट है। डायग्राम बना के दिखाऊं मैं आपको, तो कुछ ऐसा से कंडीशन होती है। ये मान लो प्लांट है, यहां पर एक फूल लगा हुआ है और यहां पर एक फूल लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या है? इस फूल पर मेल है, उस पर फीमेल है, ठीक है। सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। यहां पर ऑटोगेमी के अंदर सेम फ्लावर सेम प्लांट सेम फ्लावर पर क्या था? मेल और फीमेल थे। लेकिन जिटोनोगेमी के अंदर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। जीनोगेमी के अंदर क्या है? जीनोगेमी के अंदर मेल एंड फीमेल जो फ्लावर है, मतलब जो मेल और जो फीमेल है वही अलग अलग प्लांट पर है, ठीक है, वही डिफरेंट प्लांट पर है। मतलब ये एक प्लांट है तो इस पर भैया सिर्फ मेल होगा, इस पर सिर्फ मेल होगा। ये जो दूसरा प्लांट है ना, इस पर फीमेल आएगी, फिर इस पर क्या आएगी? फीमेल आएगी।
ये कंडीशन जिनोगेमी के अंदर होती है। अब ऑटोगेमी के अंदर एक चीज और है, वायोला, ठीक है, वायोला क्या है, कॉमन पेंसी, ठीक है, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। वायोला जो कॉमन पेंसी भी आ सकता है, ठीक है, और ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ठीक है, ये जो है ना, ये जो है इनके अंदर चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस, ठीक है, 2 टाइप के फ्लावर्स हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। जो चेस्मोगेमस मतलब एक ही प्लांट पर ये 2 टाइप के फ्लावर होते हैं इनमें, ठीक है। चेस्मोगेमस जो होते हैं ना, चेस्मोगेमस वो तो नॉर्मल फूल की जैसे आप नॉर्मल देखते हो वैसे खुले होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये एकदम से बंद होते हैं, ठीक है। ये जो फ्लावर है ये खुलते नहीं, ये बंद होते हैं, ये सेमी प्लांट पर होते हैं, ठीक है। ये एक प्लांट है ना, ये एक प्लांट है ना, ये एक प्लांट है, इस पर ऊपर मान लो यहाँ पर इनसाइड डायग्राम भी दे रखा है, यहाँ पर चेस्मोगेमस प्रेजेंट है ना, तो नीचे क्लिस्टोगेमस प्रेजेंट है, और जो क्लिस्टोगेमस है वो एकदम से बंद होते हैं। वो कैसे होते हैं, एकदम से बंद होते हैं, और उसी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट होते हैं। चलो जी, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फिर आगे बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन तो अपने समझ लिया कि पोलिनेशन होता क्या है, कि भैया अपन को पोलन ग्रेन को अपन को कहां, स्टिग्मा तक लेके जाना है, लेकिन लेके जाएंगे कैसे, लेके जाएंगे कैसे, तो उसके लिए अपन को कुछ एजेंट यूज करने पड़ेंगे। कौन कौन से एजेंट हैं, एक एबायोटिक एजेंट होते हैं और एक बायोटिक एजेंट होते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है कि एबायोटिक कौन से होते हैं, एबायोटिक कौन से होते हैं, बायोटिक आप समझ रहे हो जो सजीव होते हैं ना, उसको बायोटिक बोल दिया। तो एबायोटिक विंड और वाटर, ठीक है, विंड और वाटर, हवा और पानी से जो जाएंगे उसको एबायोटिक बोल दिया। और जो बायोटिक है जिनमें जानवर यूज होंगे, इंसेक्ट एंड एनिमल्स ये वाला यूज होंगे, तो उनके अंदर क्या होगा, वो उनको बायोटिक एजेंट बोल दिया। ठीक है जी, पहले अपन एबायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे, फिर बायोटिक एजेंट्स की बात कर लेंगे। एबायोटिक एजेंट्स की बात करें, एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो कौन कौन सी है, विंड और वाटर। ठीक है जी, विंड जो है ना वो कॉमन होती है, ठीक है। जो एबायोटिक एजेंट्स हैं उनमें कॉमन कौन सी होती है, 2 टाइप की होती है, मतलब दो कर सकते हैं एबायोटिक एजेंट, आपकी विंड और आपका पानी, ठीक है, हवा और पानी। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, हवा, ठीक है। अब हवा सब मतलब जो विंड है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर कॉमन होती है, ग्रास के अंदर, ठीक है। तो ग्रास के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन जो तरीका है वो किससे होती है, विंड से होती है, पोलिनेशन, ठीक है। इसके अंदर कैसा होगा, जो पोलन ग्रेन है वो कैसा होना चाहिए भैया, लाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तभी तो वो हवा में उड़ पाएगा। और नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब ऐसे चिपकना नहीं चाहिए वो, ठीक है। अगर नॉन स्टिकी होगा तभी तो वो हवा के साथ जा पाएगा ना, अगर वो स्टिकी होगा तो कहीं और चिपक जाएगा वो तो, ठीक है। तो नॉन स्टिकी भी होना चाहिए, तो ये पोलिनेशन की खूबी होनी चाहिए अगर उसको विंड पोलिनेशन चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, जो फीमेल जो पार्ट है ना उसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, उसका स्टिग्मा भी लार्ज होना चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि हवा के साथ जा रहे हैं ना तो बड़ा होगा तभी तो वो कैच कर पाएगा ना, तभी तो उस पर लैंड कर पाएंगे पोलन ग्रेन। और फेदरी भी होना चाहिए, लार्ज भी होना चाहिए और फेदरी, ठीक है। फेदर से होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो उसके अंदर चिपक जाएंगे, मतलब चिपक कैसे जाएंगे, जो फेदरी होगा तो उसके अंदर अटक जाएंगे, तो वो रिसीव कर लेंगे पोलन ग्रेन को, ठीक है। अब वाटर बात करें, वाटर पोलिनेशन की, ठीक है। वाटर से कैसे पोलिनेशन होगा, किसके अंदर होगा, तो भैया ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड होता है, मतलब कुछ एक के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होता। 30 जेनरा के अंदर होता है, मतलब 30 जेनरा है उनके अंदर ही ये होता है, और वो भी मोस्टली किसके, मोनोकोट्स के, ठीक है, वो भी किसके, मोनोकोट्स के। चलो जी, अब बात करेंगे बायोटिक एजेंट्स की। बायोटिक एजेंट्स पढ़ लिए अपन ने, विंड और वाटर। अब बायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे, तो इसके अंदर जो मेन बातें हैं वो देख लो आप। जो कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट है बायोटिक एजेंट के अंदर, जो कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट है वो कौन कौन से हैं, बीज है, बटरफ्लाईज है, फ्लाईज है, बीटल्स है, वास्प है, आंट्स है, मोथ्स है, बर्ड्स है और बैट्स है, ठीक है। ये वाले जो आप एग्जाम्पल है ये ध्यान में रखना कौन कौन से बायोटिक है, ये तो पता लग जाएगा आपको, जैसे जानवर का नाम आ रहा है तो वो बायोटिक है, ठीक है। अब बर्ड कौन कौन से होते हैं ये ध्यान में रखो, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है तो ध्यान से रख सुनना कि जो बर्ड्स है वो कौन कौन से होते हैं, सनबर्ड और हमिंग बर्ड। कौन से, सनबर्ड और हमिंग बर्ड जो है ना वो क्या है आपके पोलिनेशन करवाते हैं, ठीक है जी। लार्ज एनिमल्स कौन से हैं जो पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेमर, ठीक है, लेमर, ठीक है। जो लेमर है ना ये क्या है, प्राइमेट है, ठीक है। लेमर क्या है, ये प्राइमेट है, ठीक है। आर्बोरियल, रोडेंट, एक है गीको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, ये जो क्या है रेप्टाइल्स है, ठीक है। जो लिजार्ड है वो रेप्टाइल है, और जो लेमर है वो क्या है, प्राइमेट है जी, ठीक है। आपको पूछ लिया कौन सा प्राइमेट है जो पोलिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो आपको लेमर करना पड़ेगा, ठीक है जी। डोमिनेंट बायोटिक जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो कौन है, इंसेक्ट है। कौन है, इंसेक्ट है। डोमिनेटिंग जो बायोटिक जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो कौन है, आपके इंसेक्ट है, ठीक है।
फ्लाइज और जो बीटल्स होती है ना, फ्लाइज और जो बीटल होती हैं, इनको कैसा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब कौन से जो फ्लावर्स होते हैं जिनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, जिनकी फॉल ओडर होती है ना, जिनकी गंदी स्मेल होती है, उनकी तरफ जाएंगी कौन, आपकी फ्लाइज और जो बीटल्स हैं, जिन फूलों की गंदी स्मेल है उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं कौन, आपकी कौन होती है, फ्लाइज और बीटल्स, फ्लाइज और बीटल्स, ठीक है। फ्लोरल रिवार्ड क्या मिलता है जी इनको, आपको एनसीईआरटी के अंदर इतना देखा, आपको सबको पता है कि भैया ये जाते हैं, जो आपकी मक्खियां हैं, जो मधुमक्खियां हैं, ये जाती हैं फूल की तरफ, क्यों जाती हैं, इनको कलर अच्छा लगता है उस फूल का, और उसके अंदर जो खुशबू होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और क्या है, उसके अंदर इनको रस मिलता है उसका, ठीक है, तो वो उस रस के लिए जाती हैं, ठीक है, तो वो एज ए रिवॉर्ड यूज होता है, ठीक है, उसको रिवॉर्ड बोलते हैं, मतलब इनको वो जो वहां पर पोलिनेशन इनका काम कर रही है, फूल का काम कर रही है, पोलिनेशन का काम कर रही है, इसलिए फूल उनको क्या देता है, एक रिवॉर्ड देता है, ऐसे माना जाता है, ठीक है। तो फ्लोरल रिवार्ड क्या है, नेक्टर और पोलन ग्रेन, नेक्टर और पोलन ग्रेन लिख रखा है, तो पोलन ग्रेन उनके चिपक जाएगा, जैसे ही फूल पर कोई मधुमक्खी गई, ठीक है, फूल पर गई, तो वो जैसे ही फूल पर जाएगी तो उसके अंदर पोलन ग्रेन भी होगा, तो पोलन ग्रेन क्या होगा, स्टिकी होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो स्टिकी होगा, तो वो जो मधुमक्खी के चिपक जाएगा, अब मधुमक्खी के चिपक जाएगा तो वो दूसरे फूल पे जाएगी, दूसरे फूल पे जाएगी, वो फीमेल पार्ट हो सकता है, फीमेल फ्लावर हो सकता है, अब फीमेल फ्लावर हुआ तो वहां पर आपके जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक वहां पर लैंड कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एमोर्फोफेलस एक आपके अंदर एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस क्या है, एक फ्लावर है, एक फ्लावर है जो कितने फीट का होता है, 6 फीट का होता है, कितने फीट का फ्लावर है ये, एनसीईआरटी के अंदर है, एग्जाम के अंदर आ सकता है जी। एमोर्फोफेलस जो है ना वो कितने फीट का है, 6 फीट का है, कितने फीट का है, 6 फीट का है, टोलेस्ट फ्लावर है, टोलेस्ट फ्लावर पूछ लिया आपको, एमोर्फोफेलस कितने फीट का, 6 फीट का, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस टू ले एग, ठीक है, ये इसका अलग ही सिस्टम है भैया, ये कैसे कैसे पोलिनेशन करता है, ये क्या कराता है कि जो कुछ इसके जो साथी हैं, मतलब साथी में से कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनको ये क्या करता है, सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, ले एग्स, अंडे देने के लिए, ठीक है, वो अपने अंडे वहां छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए ये सेफ प्लेस प्रोवाइड कराता है। एक ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन देखा गया है मोथ और यूका प्लांट के बीच में, ठीक है, यूका क्या है, प्लांट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है कि भैया जो यूका प्लांट है ना, यूका प्लांट वो किससे पोलिनेट होता है, वो किससे फर्टिलाइज होता है, किससे पोलिनेट होता है, वो पोलिनेट होता है किससे, एक मोथ है, ठीक है, मोथ से क्या करता है, मोथ की क्या करता है, मोथ जो है ना वो एग आके डिपॉजिट कहां करके जाती है, ओवरी, लोक्यूल ऑफ ओवरी, ठीक है, जो यूका प्लांट है उसकी जो ओवरी है उसके लोक्यूल के अंदर मोथ आती है और अपना एग है वो डिपॉजिट वहां कर देती है, ठीक है, उससे क्या होगा, वो एग है ना, उससे क्या होगा, जो फ्लावर है वो पोलिनेट हो जाएगा, ठीक है, जो फ्लावर है वो पोलिनेट हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ठीक है, और सीड के रूप में क्या निकलेगा, वहां से मोथ का लार्वा निकलेगा, क्या निकलेगा, मोथ का लार्वा, तो इससे क्या हो रहा है, 2 काम हो रहे हैं, यूका प्लांट है ना उसकी साइकिल भी चल रही है और मोथ की साइकिल भी चल रही है, समझ रहे हो कि जो प्लांट है वो किससे पोलिनेट हो रहा है, एक इंसेक्ट से, एक मोथ से क्या हो रहा है, पोलिनेट हो रहा है, समझे, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है भैया, ध्यान से सुनना। फिर बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की, क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उनकी बात कर लेते हैं, क्या है, किस लिए काम आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, किस लिए काम आते हैं, टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन अपन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन ना हो जाए प्लांट के अंदर, इसलिए अपन क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है जी। नॉन सिंक्रोनाइजेशन क्या है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन मतलब नॉन सिंक्रोनाइजेशन से क्या हो सकता है कि एक फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, लेकिन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन कैसे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले मैच्योर हो रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले मैच्योर हो रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बाद में मैच्योर हो रहा है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो जब मैच्योर होगा उस टाइम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर ही नहीं होगा, तो वहां पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है जी। डिफरेंट पोजीशन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो पोजीशन है वो अलग अलग कर दी जाए तो भी सेल्फ पोलिनेशन होनी होगा। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जेनेटिक होती है ये, और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि अपने आप को खुद को इनकॉम्पेटिबल बना लेते हैं। कैसे कि भैया खुद का ही अगर खुद के फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गया। फिर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर को ही यूनिसेक्सुअल कर दिया जाए, अगर फ्लावर को ही यूनिसेक्सुअल कर दिया जाए तब भी क्या नहीं होगा, आपका
सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। बात करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, क्या है? तो पोलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पर आकर लैंड करेगा। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया सारा कि भैया कौन कौन लेके आ सकता है, पानी लेके आ सकता है, हवा लेके आ सकता है, वो जानवर लेके आ सकते हैं क्या, पोलन ग्रेन को अब स्टिग्मा तक लेके आगे पिस्टिल जो है ना, पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके स्टिग्मा पार्ट तक वहां पर लैंड करा दिया। अब जो है ना जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा, स्टाइल और फिर ओवरी तक पहुंचेगा, उसी को पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा गया है। और इसके अंदर क्या होता है, वो जो फीमेल पार्ट है वो देखता है, फीमेल पार्ट है ना वो देखती है कि फीमेल पार्ट है वो देखता है कि भैया ये जो है ना जो पोलन ग्रेन आया है ये अपनी प्रजाति का है किसी और प्रजाति का है। पहले तो ये चेक करती है कि ये आदमी अपना है, ठीक है, ये अपनी प्रजाति का है ना, ये स्पीसीज तो अपनी है। कैसे कहीं है कि भैया फूल गेंदे का है, ठीक है, वहां पर पोलन ग्रेन आ गया रोज का, तो फिर कैसे पोलिनेशन होगा, ठीक है। तो वो पहले देखती है, वो देखता है, वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो चेक करती है पहले कि भैया ये है तो अपना ही ना, मतलब अपनी प्रजाति का है ना, तो अगर अपना हुआ तो उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, फिर आगे पोलिनेशन करवाना है, और अगर नहीं हुआ, नहीं अपना नहीं है, तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। अब बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन की। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? अब आपका क्या मैंने क्या आपको क्या बता दिया कि भैया आपका पोलन ग्रेन आ चुका है, ठीक है, उसने देख लिया, इंटरेक्शन हो चुका है दोनों के बीच में, अपना है तो अंदर ले लेंगे, अगर अपनी प्रजाति का ही नहीं, अपनी स्पीसीज का ही नहीं है तो उसको बाहर भगा देंगे। तो अब अपनी प्रजाति का है, अंदर ले लिया। अब बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। होती क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, वो देख लीजिए। ये बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। चेलेजल एंड पर क्या होती है, एंटीपोडल्स होते हैं आपके, और जो माइक्रोपाइलर एंड होती है ना वहां पर क्या होता है आपके दो सिनर्जिड होते हैं, एक एग होती है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है। बातें मैंने बता दी थी आपको। और फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है माइक्रोपाइलर एंड पर। इसका काम मैंने आपको बताया था कि ये गाइड करता है पोलन ग्रेन को गाइड करता है कहां पर आने के लिए, अंदर जाने के लिए, एग के पास जाने के लिए गाइड करता है। अब क्या होगा, इस डायग्राम से मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या होगा, ठीक है। अब देखो वो पोलन ग्रेन आया कहां पर, फिलीफॉर्म अपरेटस के पास में, यहां पर फिलीफॉर्म अपरेटस के पास में यहां पर आया। इसने गाइड किया कि भैया अंदर है, अंदर जाओ आप, ठीक है, इसने गाइड किया कि अंदर जाओ, ठीक है, गाइड किया। ये वॉचमैन समझ लो आप इसको, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या है, वॉचमैन है, गार्ड है ये। इसने गाइड किया भैया अंदर चले जाओ आप, ठीक है, आप जा सकते हो अंदर, ठीक है। ये गया अंदर, जो पोलन ग्रेन है वो अंदर गया, और अंदर जाकर कहां मिलेगा, वो एक तो एग से मिलेगा, एक तो किससे मिलेगा, एग से मिलेगा, ठीक है, एग के साथ फ्यूजन कर लेगा। और किससे के साथ फ्यूजन करेगा, और करेगा वो फ्यूजन किसके साथ में, जो पोलर न्यूक्लियाई है, दो बीच में जो न्यूक्लियाई है इनके साथ में वो फ्यूजन करेगा। किसके साथ में फ्यूजन करेगा, एक तो एग सेल के साथ में फ्यूजन करेगा। कहां करेगा, एग सेल के साथ में फ्यूजन करेगा, एक करेगा वो कहां पर फ्यूजन करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन करेगा, ठीक है जी। तो यहां पर दो न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन हो रहा है, दो न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन हो रहा है, और किसके साथ में, एक एग सेल वाले न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन हो रहा है। तो फ्यूजन कितने हो रहे हैं, टोटल कितने फ्यूजन हो रहे हैं, ठीक है, एक तो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन हो रहा है यहां पर, और दो पोलर न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन हो रहा है। तो टोटल कितने फ्यूजन हो रहे हैं, 3 फ्यूजन हो रहे हैं ना। तो इसको नाम दे दिया गया ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम दे दिया गया, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है जी, ट्रिपल फ्यूजन। और फर्टिलाइजेशन कितने हो रहे हैं, सेल कितनी है, सेल तो 2 ही है, ठीक है, न्यूक्लियस तो अंदर 2 है, लेकिन सेल तो एक ही है ना, सेल तो ये पूरी एक ही है, इसके अंदर न्यूक्लियस 2 हो गए, पोलर न्यूक्लियस 2 है, लेकिन सेल तो पूरी एक ही है, ठीक है, सेल तो 2 नहीं है ना, तो सेल एक ही, एक सेल तो ये होगी, एक एग सेल होगी, तो डबल फर्टिलाइजेशन कितने हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको नाम डबल फर्टिलाइजेशन दिया गया है। अब आप आगे चलो, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई कि एक जो पोलन है वो तो आपको कहां मिलेगा, आपको एक सेल के साथ में जाके मिलेगा, एक मिल जाएगा कहां पर, पोलन जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ में, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देखो आप कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ में जो मिलके उसने क्या बनाया, इसके साथ में जब पोलन ग्रेन मिला और जो फर्टिलाइजेशन हुआ उससे क्या बना, उससे बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कितना कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है। कैसा होता है ये, ट्रिप्लोइड होता है, ठीक है। और जो एंटीपोडल सेल है ना, अब वो डिजनरेट कर जाएंगी। जो चलेजल एंड पर क्या प्रेजेंट थी आपकी एंटीपोडल सेल थी, वो अब डिजनरेट कर जाएंगी। और जो यहां पर जो एग के साथ में जो पोलन ग्रेन मिला था वो क्या है, जाइगोट बना लेगा, ठीक है। जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जो पोलन ग्रेन मिला है
वो क्या, उसने क्या बनाया है, उसने क्या बनाया है, उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया है, और जो एग सेल के साथ में जो पोलन मिला था उसने जाइगोट बनाया है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो सिनर्जिड थे वो भी डिजनरेट कर जाएंगे। उसके बाद में क्या है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर फिर वही ह्यूमंस की वाली बातें चलेंगी। जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, उसके बाद में ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा। स्टेज ध्यान में रखना, नाम पूछ सकता है कि पहले कौन सा बना, ग्लोब्यूलर, फिर उसके बाद में हार्ट शेप्ड, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद में आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। यहां पर देखो एक कोटिलेडन आ गया। ठीक है, तो जिसके अंदर एक कोटिलेडन होगा तो उसको बोलेंगे अपन मोनोकोट बोलेंगे। ठीक है, और जिसके अंदर दो कोटिलेडन होंगे उसको अपन डाइकोट बोलेंगे। ठीक है, ये अपना पूरा होता है डबल फर्टिलाइजेशन। यही सारी बातें उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर लिख रखी है, वो मैंने आपको यहां बता दी। ठीक है जी। यहां पर ये देखो आप, दो कोटिलेडन है इसलिए किसका डायग्राम है, डाइकोट है। ठीक है, ये किसका है, डाइकोट, और ये क्या है, इसके अंदर एक मोनोकोट, एक कोटिलेडन है तो उसको है क्या, इसका मोनोकोट का, मोनोकोट का। ठीक है, ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर भी डायग्राम की बातें लिख रखी हैं, तो डायग्राम से समझ लो। ध्यान में इसमें रखने वाली बात क्या है, जो भैया जो मोनोकोट का जो मोनोकोटिलेडन का जो मोनोकोट का जो कोटिलेडन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्केटलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केटलम बोलते हैं। और इसको तो आप पहचान ही लोगे, बाकी एनसीईआरटी के अंदर नॉर्मल बातें लिख रखी हैं। ठीक है जी, चलो अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, उनकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल्स जो पैराग्राफ के अंदर छुपा छुपा के लिख रखे हैं ना एनसीईआरटी ने, उनको बाहर निकाल के अपन ने लिख लिए हैं। तो उनको बाहर निकाल के लिख लिए हैं अपन ने, तो अपन को क्या रहेगा, वो हाईलाइटेड रहेंगे, तो अपन के अपने दिमाग में रहेंगे, बार बार अपन पढ़ सकते हैं। ये नोट्स में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां पर आप देख लेना, ये जो बहुत फायदा होगा ना यार। एनसीईआरटी के बीच में पैराग्राफ से मतलब एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, तो फिर मतलब पैराग्राफ से अपन इतना मतलब ध्यान नहीं जाता, तो ऐसे अपन अलग से रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी, तो पढ़ लेना। ठीक है, तो वाटर पोलिनेटेड जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वाटर से जो पोलिनेशन होता है जिन प्लांट्स के अंदर, वो कौन से प्लांट होते हैं, वो कौन से प्लांट होते हैं, हाइड्रीला, हाइड्रीला के अंदर आपको वाटर पोलिनेशन देखने के लिए मिलेगा, और वेलिशनेरिया के अंदर, और जोस्टेरा के अंदर, जूस्टेरा के अंदर, जूस्टेरा। ठीक है, जोस्टेरा या जूस्टेरा नहीं, जोस्टेरा है। ठीक है, तो जोस्टेरा है, वेलिशनेरिया है, और आपका हाइड्रीला है। इन तीन के अंदर आपको वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, वाटर पोलिनेटेड, ये जो वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स है मतलब इनके अंदर वाटर पोलिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है, प्लांट एक्वेटिक है, लेकिन इनके अंदर वाटर पोलिनेशन नहीं होता। ठीक है, इनके अंदर वाटर पोलिनेशन नहीं होता। एक्वेटिक प्लांट है लेकिन नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। ठीक है, इनके अंदर वाटर पोलिनेशन नहीं होता। कौन कौन से है भैया, ये वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। ठीक है, जिनके अंदर नाम में वाटर आ रहा है ना, जिन प्लांट्स के नाम में वाटर आ रहा है ना, वो क्या नहीं करते, वो वाटर से पोलिनेट नहीं होते। ध्यान में रखना, जिनके नाम में वाटर आ रहा है ना, ठीक है, जिनकी जैसे करनी है ना वैसे भरनी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो, जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। ठीक है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर है ना, तो वैसा सिस्टम है। तो वाटर, जो वाटर हाइसिंथ नाम में वाटर आ रहा है लेकिन ये वाटर से पोलिनेट नहीं होगा, और वाटर लिली है ना, इसके नाम में भी वाटर आ रहा है लेकिन ये वाटर से पोलिनेट नहीं होती है। ठीक है जी। फॉल्स फ्रूट की बात करें, फॉल्स फ्रूट कौन कौन से होते हैं, फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, एप्पल, आपकी एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, और कैश्यू, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी और एप्पल, ये जो है ना, ये तीन क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट है। एग्जांपल तीन के दे रखे, ये याद रख लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म की स्किन कौन कौन से जो है, किनके इनके अंदर पेरिस्पर्म जो है ना वो प्रेजेंट होता है, वो देख लीजिए। तो ब्लैक पेपर और बीट के अंदर, ब्लैक पेपर और बीट, पेरिस्पर्म का नाम आ जाए और आपको एग्जांपल पूछे तो ब्लैक पेपर और बीट पर टिक मार देना। चलो जी, नंबर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल के लिए एग्जांपल दे रखा है, तो नंबर ऑफ ओव्यूल अगर 1 है ना, कोई भी प्लांट है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल अगर 1 है, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, और नंबर ऑफ मतलब मैनी ओव्यूल्स है तो वो कौन से हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जी, वीट राइस, मैंगो, वीट राइस मैंगो, इनके अंदर एक ही ओव्यूल होता है। ठीक है जी। मैनी ओव्यूल, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, पपाया सबने खाया है, पपीता सबने खाया है, उसके अंदर बीज बहुत सारे होते हैं, तो मतलब उसके अंदर मैनी ओव्यूल्स हैं, बहुत सारे ओव्यूल हैं। वाटरमेलन सबने खाया है, तरबूज सबने खाया है, तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, बीज होते हैं, तो बहुत सारे ओव्यूल हैं। आपने मैंगो खाया है सबने, एक ही गुट, उसके अंदर वो एक ही आते हैं ना, गुठली तो एक ही आती है ना उसके अंदर, तो एक ही बीज है तो एक ही ओव्यूल है उसके अंदर। ठीक है, तो वीट राइस मैंगो, ठीक है, ये भी इसके एग्जाम्पल है 1 के, और पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स किसके एग्जाम्पल है, आपके मैनी के। ठीक है जी।
अब पार्थेनोकार्पी जो है ना वो इसके अंदर सीड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। पार्थेनोकार्पी इसके अंदर सीड एब्सेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल की बात करें तो बनाना, पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल क्या है, बनाना, उसके अंदर सीड एब्सेंट होता है। एपोमिक्सिस जो होता है ना उसके अंदर फ्रूट एब्सेंट होता है, फ्रूट एब्सेंट होता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पी के अंदर सीड एब्सेंट होगा और जो एपोमिक्सिस है उसके अंदर फ्रूट एब्सेंट होगा। पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल बनाना। एपोमिक्सिस का एग्जांपल क्या है आपका, ग्रासेस और एस्टेरियसी। एस्टेरियसी कौन है, एस्टेरियसी कौन सी फैमिली होती है, सनफ्लावर वाली फैमिली। सनफ्लावर वाली फैमिली, तो सनफ्लावर में फ्रूट थोड़ी ना होता है, ठीक है, तो फ्रूट एब्सेंट होता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख लो आप। एल्बुमिनस, एल्बुमिनस कौन कौन से होते हैं, कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, मेज, बार्ले, ठीक है, पार्ले नहीं बार्ले है, ठीक है। कौन कौन से, कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, मेज, बार्ली, ये एल्बुमिनस होते हैं। और नॉन एल्बुमिनस कौन कौन से होते हैं, देखो ये एग्जांपल्स आते हैं यार, एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इनको मैंने इसीलिए अलग से लिखा है। नॉन एल्बुमिनस कौन कौन से होते हैं, पी ग्राउंडनट्स बीन्स, पी ग्राउंडनट्स बीन्स। जब आप जाओ ना एग्जाम के अंदर तो लास्ट का ये पार्ट देख जाना, इसको मैं अलग से डाल दूंगा हर एग्जांपल्स वाले को, इसको देख के चले जाना क्योंकि दिमाग में क्लिक रह जाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बैठ जाओगे ना उसको पैराग्राफ को पढ़ने के लिए तो इसको याद नहीं रहेगा। नॉन एल्बुमिनस कौन से, पी ग्राउंडनट्स और बीन्स। पार्थेनोजेनेसिस की बात करें, ये कुछ 2-3 टर्म्स है, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, इनके अंदर कंफ्यूजन रहती है, तो क्या मतलब डिफरेंस है इनके अंदर वो देख लेते हैं अपन। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, ऑर्गेनिज्म बनता है इसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या होती है, पार्थेनोकार्पी क्या होती है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर फ्रूट बनता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। अगर ऑर्गेनिज्म बना है बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थेनोजेनेसिस, और अगर फ्रूट बना है बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस क्या होती है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बना है तो एपोमिक्सिस। ऑर्गेनिज्म बना है बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थेनोजेनेसिस, फ्रूट बना है बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थेनोकार्पी, और आपका सीड बना है बिना फर्टिलाइजेशन के तो एपोमिक्सिस, ठीक है जी। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एक पॉइंट और लिख रखा है, वो मैं आपको वर्बली बता देता हूं, वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया अपन को चाहिए डिजायरेबल क्वालिटी, अपन को क्या चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटी। कैसे बना सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन ये कर सकते हैं कि भैया जिसके अंदर सुपीरियर मेल होगा, जिसके अंदर वो मेल जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी होंगी उससे अपन पोलन ग्रेन लें, ठीक है, उससे अपन पोलन ग्रेन लें। और जो सुपीरियर फीमेल होगी, जो सुपीरियर फीमेल जो मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिस प्लांट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसका जो फ्लावर है ना वहां पर वो पोलन ग्रेन लाकर लैंड करा दे, ठीक है। तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब यार तो फूल तो है ना, मतलब उससे मैंने आपको बताया कि हवा से भी वो पोलिनेट हो सकता है, वो तो इंसेक्ट से पोलिनेट हो सकता है, वो जो फ्लाइज है आपकी, जो बीज है, जो हनी बी है, इनसे भी वो पोलिनेट होता है ना, होता है। तो अपन कैसे ऊपर मतलब अपन तो हाँ कि भैया ये फूल है, इस पर अपन डिजायर्ड पोलन ग्रेन लेके आएंगे, उस पर अपन इसको पोलिनेट कराएंगे, लेकिन वो कहीं दूसरे से पोलिनेट हो गया, ठीक, कोई मक्खी आगे बैठ गई उसे पोलिनेट कर दिया, तो सारा सिस्टम खराब कर दिया अपना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, 2 प्रोसेस है, इमेस्कुलेशन और बैगिंग, ठीक है। इमेस्कुलेशन क्या है, इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि अगर कोई फ्लावर है उस पर दोनों मेल और फीमेल पार्ट है वो दोनों पास पास में है, तो क्या किया जाता है, मेल पार्ट है ना उसको काट के अलग कर दिया जाता है ताकि वो पोलिनेशन ना कर पाए, उसको पोलिनेट ना कर पाए, और अपन अपना जो अच्छी क्वालिटी का जो पोलन ग्रेन है वो लाकर उसको पोलिनेट कराए। तो ये इमेस्कुलेशन है। और बैगिंग क्या है, बैगिंग क्या है, उस जो फीमेल पार्ट है उसको बैग कर देंगे, उसको मतलब ढक देंगे ताकि दूसरे जो बीज है, हवा है, उससे मतलब आकर वो पोलिनेट ना हो। तो ये इमेस्कुलेशन और बैगिंग वाली 2 प्रोसेस दे रखी है। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, डिजायरेबल क्वालिटी बनाने के लिए। तो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। जैसा भी आपको लगा फीडबैक जरूर से देना, चैप्टर को ध्यान से सुनना यार, ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ में ना आए एक बार वापस देख लेना, क्योंकि बहुत आसान तरीके से चैप्टर को बताया गया है, आसान तरीके से एनसीईआरटी को समझाया गया है, तो अच्छे से समझना और आपको होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर रहेंगे। और मतलब ऐसा कुछ मैंने पार्ट मेरे को लगा नहीं कि आपको डाउट होना चाहिए। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, ग्रुप पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, फॉलो करने की जरूरत नहीं है यार, पूछ लेना बिल्कुल। और अब टेलीग्राम पर मैसेज कर दोगे ना ग्रुप में के अंदर, तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा उसके बाद में, ताकि आप मतलब अगर ग्रुप में नहीं पूछना चाहो तो मैं आपको पर्सनली मैं मैसेज कर दूंगा आपको, तो आप वहां पर मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, तो वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां पर आप क्या कर लेना, मुझे
ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। ये देखो आज वर्ड थोड़े मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि तबीयत का थोड़ा सा चल रहा है, सीन खराब चल रहा है यार। क्लासरूम में ज़्यादा मिस कर दी इसलिए मतलब बुखार ऐसा चल रहा है थोड़ा सीन। तो भैया आप वो ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर नोट्स वोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो पढ़ते रहो अच्छे से, जैसा भी आपको फीडबैक लगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बस बढ़िया पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।